हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यू की रेलवे विज्ञान बुक जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस की बूस्टर सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। उसका रसायन विज्ञान का चैप्टर है परमाणु संरचना, उसका ये सेकंड पार्ट है, इसका अध्ययन करेंगे। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरण अनावेशित होती है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? यह एक धनावेशित मूल कण है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण भी कहते हैं। क्वार्क यह पदार्थ का मूल कण है। क्वार्क मिलकर मिश्रित कण बनाते हैं जिन्हें हैड्रोन कहा जाता है। इसका आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। फिनोन क्या? फोनोन फोनोन ध्वनि के लघुत्तम कण होते हैं। फोनोन भी फोटोन की भांति तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। परमाणु द्रव्यमान यह किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। इसे परमाणु भार के रूप में भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी अणु के संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योग ही इसका आणविक द्रव्यमान है। इसकी गणना किसी भौतिक यौगिक में उपस्थित अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर की जा सकती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का अणुभार सोडियम Na का अणुभार प्लस क्लोरीन का अणुभार, यानी सोडियम का 22.98 प्लस में क्लोरीन का 35.45 इज इक्वल टू 58.43 होता है। द्रव्यमान क्षति नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योग से हमेशा कम होता है। द्रव्यमानों की संतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है और यह क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अतः न्यूक्लियनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के संयोग से किसी नाभिक के बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है वह नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यदि नाभिक के बनने में डेल एम द्रव्यमान लुप्त होता है तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा की मात्रा डेल एम सी स्क्वायर हो गया, अर्थात डेल ई बराबर में एम सी स्क्वायर। दूसरे शब्दों में किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल द्वारा की गई। रेडियो सक्रियता रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण, अल्फा कण हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ या तत्व जो स्वतः ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं रेडियोधर्मी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का नाभिक स्थिर नहीं होता है और वे निश्चित मात्रा में आवेशित कण अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जन करते रहते हैं। यूरेनियम 92 में पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उदाहरण है, पहला है अल्फा 6। अल्फा 6 होता है हीलियम नाभिक 2He4 उत्सर्जित होता है इसमें। बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। गामा में ऊर्जा 100 किलोवाट या अधिक या फोटोन का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक में कौन कौन है? यूरेनियम है जिसमें यूरेनियम की समस्थानिक 92 U234, 92 U235, 92 U238। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनोइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम के 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं जो अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं। यूरेनियम चमकीलियम सफ़ेद रंग की धातु है। यूरेनियम का घनत्व 19.05 होता है। परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की अभिक्रिया द्वारा प्लूटोनियम 239 प्राप्त किया जाता है जिसमें यूरेनियम 235 के समान गुण होते हैं। 92 यूरेनियम 238 प्लस में 0N1 प्लस में Np239, इससे बनता है प्लूटोनियम 239। इसके अतिरिक्त यूरेनियम का उपयोग गैस विसर्जन उपकरण में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में आदि होता है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक भी कहा जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहा जाता है। ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम को पिच ब्लेड और कार्नोटाइट जैसे अयस्कों में अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा तत्व है थोरियम।
90 थोरियम 232, 90 थोरियम 229 इसके समस्थानिक। यह आवर्त सारणी की एटिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसकी खोज बर्जिलियस ने की थी। थोरियम अयस्क में केवल एक समस्थानिक थोरियम 232 पाया जाता है। यह सबसे स्थिर समस्थानिक। इसका अर्ध आयुकाल लगभग 1.4 × 10 वर्ष है। थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनोजाइट है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। थोरियम 232 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में 200 यूरेनियम 233 के निर्माण में किया जाता है, जो नाभिकीय ईंधन है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित परमाणु ईंधन है। इस ईंधन का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। तीसरा है कार्बन 14 6C14। यह कार्बन का रेडियो चक्र समस्थानिक। इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी में काल निर्धारण के लिए होता है। इसमें जीवाश्मों या एवं पुरातत्व साक्ष्यों की तिथि का काल निर्धारण द्वारा पता लगाया जाता है। 6C14 का अर्धायुकाल 5730 वर्ष है। फोर्थ है रेडोन 86Rn222। रेडोन एक रेडियोधर्मी गैस है जो आवर्त सारणी में समूह 18 आवर्त 6 में स्थित है। इसका निर्माण यूरेनियम थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के टूटने से होता है। पांचवा रेडियम Ra226 और Ra228। यह क्षारीय पार्थिव धातु का रासायनिक तत्व है। रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से रेडोन गैस प्राप्त होती है। 6 है पोटेशियम K40। यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो बीटा और आर्गन Ar40 का उत्सर्जन करता है। इसका उपयोग पोटेशियम आर्गन डेंटिंग में किया जाता है। समस्थानिक रेडियो सक्रियता का कृत्रिम रेडियो सक्रिय समस्थानिक में पहला है प्लूटोनियम 94 Pu239, 94 Pu241। यह आवर्त सारणी की एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व है। यह सफ़ेद चमकीली धातु है। यह दुर्लभ ट्रांस यूरेनिक रेडियोधर्मी तत्व है। Pu244 प्लूटोनियम सर्वाधिक स्थायी समस्थानिक है। अर्धायुकाल लगभग 8 करोड़ वर्ष है। Pu239, 240, 241 एवं 242 आदि कृत्रिम संश्लेषण द्वारा प्राप्त की जाती है। यह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। पीयू का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों में प्लूटोनियम का ही उपयोग किया गया था। Pu239 एक महत्वपूर्ण समस्थानिक है जो प्रकृति में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका अर्धायुकाल 24,110 वर्ष होता है। दूसरा है सीजियम 55CS134, 55CS135, 55CS137। यह क्षारीय धातु है। यह एक भौतिक तत्व है। सीजियम का प्रयोग सेलों में होता है। इसका प्रमुख खनिज पोलुसाइट है। खनिजों से सीजियम धातु प्राप्त करना अधिक व्यवसाध्य है। अतः सीजियम क्लोराइड को सीए धातु के साथ आसवन करके सीजियम धातु प्राप्त की जाती है। तीसरा है कोबाल्ट 60 27CO60। यह मानव निर्मित समस्थानिक है। यह संक्रमण धातु के समूह का सदस्य है। यह धातु कठोर चमकीली और सफ़ेद व सलेटी चांदी रंग की होती है। यह मानव स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता है। इससे उत्सर्जित गामा विकिरण के संपर्क में अधिक देर रहने से कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। और इनके उपयोग क्या है? कैंसर उपचार में, औद्योगिक रेडियोग्राफी में, इमारती ढांचे में कमी का पता लगाने में, चिकित्सा संबंधी उपकरणों की स्वच्छता में, स्मोक डिटेक्टर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, फूड और रक्त विकिरण जैसे कार्यों में। रेडियोधर्मी आयोडीन चौथा I131। इसका अर्धायुकाल 8 दिन होता है। यह उपचार प्रक्रिया थायराइड ग्रंथि के उपचार में और प्राकृतिक गैस उत्पादन से जुड़ा है। पांचवा रेडियोधर्मी क्रिप्टोन Kr83, 85, 89। यह एक निष्क्रिय गैस है। इसका प्रयोग आर्गन गैस के साथ फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। क्रिप्टोन फ्लोराइड लेजर का प्रयोग नाभिकीय संलयन में ऊर्जा संबंधी शोधों में होता है। द्रवित क्रिप्टोन का प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर के निर्माण में होता है। Kr83 का उपयोग MRI में और Kr81 का उपयोग न्यूक्लियर दवा के रूप में गामा कैमरों से फेफड़ों की स्कैनिंग में किया जाता है। मोल संरचना क्या है? मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितनी कार्बन 12 समस्थानिकों के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6 × 022 × 10⁻23 होती है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल को प्रकट करने वाली संख्या 6.022 × 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसे Na द्वारा डिनोट किया जाता है। Na बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। किसी पदार्थ के परमाणु के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु संरचना की बात करें,
परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था किसी प्रकार की होती है। इसके लिए वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए। थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल एवं बोर-बरी परमाणु मॉडल। जिसमें पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह मॉडल थॉमसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉमसन के अनुसार परमाणु आवेशित गोले का बना होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। यह आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग के समान बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश गोले में तरबूज के बीज की भांति स्थिर रहते हैं। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इस मॉडल में दर्शाया गया है कि परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु पर समान रूप से विभाजित रहता है। इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। इस प्रकार से इसका चित्र है। प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में अधिकांश क्षेत्र रिक्त होता है। केवल कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिनमें से बहुत कम पीछे की ओर लौट गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारी द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। इसे रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, और इस मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, और किंतु परमाणु का केंद्र धनावेशित एवं सूक्ष्म है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं के अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। रदरफोर्ड पर के परमाणु मॉडल के दोष क्या रहे? सबसे बड़ी त्रुटि परमाणु की स्थायित्व से संबंधित है। किसी पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड पर परमाणु मॉडल पर यह स्पष्ट नहीं करता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगाते हैं। तीसरा प्रयोग है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और यह निम्न निष्कर्ष निकाले। ये इसके चित्र। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसे विविक्त कक्षा कहते हैं। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की इस कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं को अंग्रेजी में KLMN व संख्या में 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया जाता है। इस मॉडल ने परमाणविक स्पेक्ट्रम की असंततता की भी सफल व्याख्या की। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है और दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और यह इसमें विद्युत चुम्बकीय किरणें निकलती है, और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इन किरणों का भी अवशोषण होता है। इस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। 1900 ईस्वी में प्लांक ने तप्त वस्तुओं से उत्सर्जित एवं अवशोषित ऊर्जा और प्रकाश के अध्ययन द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से न होकर असतत रूप से छोटे छोटे बंडलों में होता है। इन बंडलों को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर h न्यू, जहाँ h प्लांक स्थिरांक, E क्वांटम की ऊर्जा v न्यू आवृत्ति है। बोर-बरी नियम। किसी परमाणु कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताने हेतु बोर एवं बरी ने 1921 में अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। चूंकि दोनों वैज्ञानिकों के प्रस्तावित मॉडल में बहुत अधिक समानता थी, इसे बोर-बरी नियम कहा गया। इसके अनुसार परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² है, जहाँ n कक्षा की संख्या है। परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वहीं परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थायी स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्णतः भर नहीं जाती, अर्थात कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। इस वीडियो में इतना ही।
अगला नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू।